हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज़ पर। आज हम लोग देखेंगे झार JCERT की ओर से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है क्लास 10th के लिए। हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 30 तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन पे जो है आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल हो आपका 30 मार्क्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि PZ = Z² - 64 के शून्यक है, यानी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ Z = Z² - 64 आर। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए करना होगा, आपको PZ = जो है 0 कर दीजिए, उसके बाद Z² - 64 = 0 कीजिएगा और Z² - 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर = 0। तो इसे एक बार हम लोग लिख सकते हैं A² - B² के फॉर्मूला के रूप में आ गया, तो इसे लिख सकते हैं एक बार Z - 8 और एक बार लिख सकते हैं Z + 8 = 0 लिख सकते हैं। यानी इसे हम लोग अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा, एक बार Z - 8 = 0 हो सकता है, तो Z का वैल्यू एक बार 8 आ गया और एक बार हम कर सकते हैं Z + 8 = 0, यानी Z का वैल्यू एक बार -8 आ गया, यानी Z का वैल्यू एक बार +8 आ गया, एक बार -8 आ गया। दैट मीन्स आपका ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। आपको दिया गया है, दिए गए बिंदुओं P06, बिंदु Q70 एवं बिंदु R50 में से कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो आपको इंग्लिश में दिया गया है जैसे कि व्हिच पॉइंट्स इंटरसेक्ट x एक्सिस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स P06, Q70 एंड R50। तो इसमें आपको दिखाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राफ कॉपी तो नहीं है, लेकिन आपको फ्री हैंड में ही मैं बना के दिखाता हूँ। ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस नाम दे देंगे। ये जो है आपका ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम लोग वाई डेस का नाम देंगे। ये जो है आपका ये हो गया आपका ओरिजिन, जिसे हम लोग ओ का 0 कहते हैं। पहला यूनिट हम लोग 1 लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन चलते जाएगा। वाई एक्सिस में भी आपका पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन चलते जाएगा। इधर जाएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इधर आएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट दिया गया है P06 मतलब वाई एक्सिस में हो जाएगा 6। वाई एक्सिस में 6 कहाँ पे है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6, यानी आपका ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पे, ये हो जाएगा आपका, इसका नाम देते हैं P06। दूसरा पॉइंट हम लोग का जो है Q70 कहने का मतलब जो है एक्स एक्सिस में 7 और वाई एक्सिस में 0, यानी आपका एक्स एक्सिस में ही आ जाएगा और वैल्यू आपका यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आपका 7, 0। इस पॉइंट का नाम है Q। और एक पॉइंट है R50 कहने का मतलब जो है एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 0, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस को जो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये पूरा हो गया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस को कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक R कर रहा है, एक Q कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, P दिया गया है, QR बोथ Q एंड R जो है दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो समपरिमेय संख्याओं के बीच में बता दूं कि परिमेय संख्याएं एक कम से कम जो है विषम परिमेय संख्याएं एक हो सकती है। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच जो है परिमेय संख्या होंगे, मौसा होंगे, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो गो चर मतलब दो गो वेरिएबल दिया गया है, जिसका रैखिक समीकरण AY + BZ + C = 0 है, में कितना अधिकतम हल संभव है। हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशंस आर पॉसिबल टू द लीनियर इक्वेशंस AY + B + C। यहाँ पर BZ होना चाहिए था, +C = 0 इन 2 वेरिएबल्स Y एंड Z। तो इसमें जो मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होंगे, अधिकतम अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी Y का वैल्यू अलग रखते जाएंगे तो Z का आपको वैल्यू अलग मिलते जाएगा, या फिर Z का वैल्यू रखते जाएंगे तो Y का वैल्यू मिलते जाएगा, यानी अनगिनत सॉल्यूशन हो सकता है।
संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कैसी होती है, यानी व्हाट आर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर्स। कंसिस्टेंट पेयर्स के लिए हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक द्विघात समीकरण है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, ये द्विघात समीकरण है। तो इसका मूल निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लगाते हैं डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू है यहाँ पर -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 है, यानी 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, इंटू 1 24 ही हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 1 आया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू आया, 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा अगर आ गया तो ये हो जाएगा आपका 2, इसका रियल रूट हो सकता है। कितना रियल रूट हो सकता है, 2 रियल रूट हो सकता है इसका। कितना रियल रूट हो सकता है, 2 रियल रूट हो सकता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने नहीं बोला गया था, का मूल है, मूल तो 2 रूट हो सकता है, क्योंकि जितना मैक्सिमम पावर रहेगा इक्वेशन में उतना इसका रूट हो सकता है, यानी 2 रूट हो सकता है इसका। तो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 202 है। धनात्मक पूर्णांक यानी फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 202। तो मान लेते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+2 हो जाएगा। यानी मान के चलिए पहला विषम संख्या मान के चलिए 3 है, तो दूसरा लगातार विषम पूर्णांक जो हो जाएगा विषम धनात्मक संख्या हो जाएगा। 3 के बाद 3 से 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 तो लगातार 2 विषम संख्या आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर करेंगे तो बोल रहा है कि 202 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 202। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4, ये 200 इधर 2 इधर आएगा तो 202 माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस हो जाएगा 198 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो जाएगा इधर 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2 किधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये आपका कांस्टेंट टर्म 99 है। दोनों को गुना करेंगे तो 99 ही आएगा। 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, यानी 3 3 जा 9 और 11 हो जाएगा। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, इसको इस प्रकार से हम लोग अरेंज करेंगे कि ये जो 2x आया 11x माइनस 9x माइनस 99 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x को मान लेंगे तो x प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 9 को मान लेंगे तो इधर भी x प्लस 11 हो जाएगा। तो x माइनस 9 हो जाएगा एक टू, और x प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 9 हो जाएगा एक टू, और x इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा। तो 9 और माइनस 11 जहाँ पे है वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 और माइनस 11 ये बी नंबर पे होना चाहिए, यहाँ पर माइनस दिया गया है, मिस्टेक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्या दिया गया है। 9 नंबर दिया गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एपी, इनमें से कौन सा जो है एपी में नहीं है, यानी कौन सा जो है एपी में आपका नहीं है। एपी में नहीं है तो सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस सभी का चेक करना होगा। तो ए नंबर में देखिए कॉमन एगो एपी दिया गया है 2 4 6 8, तो सभी में देखिए 4 से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, दैट मीन्स ये एपी में है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे अगला टर्म से पिछले टर्म को घटा के देखेंगे, सभी टर्म में अगर बराबर आ जाएगा तो कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग बोलेंगे कि एपी में है। 9 से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 17 से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 25 से 17 घटाएंगे तो ये भी एप का 8 आ जाएगा, दैट मीन्स ये भी एपी में है। अब देखो इसमें हम लोग देखेंगे सी नंबर पे -6 करेंगे, -6 करेंगे, +10 करेंगे यानी +4 आएगा। फिर यहाँ पर कितना है माइनस, अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाएंगे, -2 +6 करेंगे तो भी यहाँ पर 4 आएगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे हम लोग 2 से -2 करेंगे तो 4 आएगा। यानी देखो हर एक कंडीशन में जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सी नंबर पे, ये इसलिए ये भी आपका एपी में है। तो बच रहा है ये दैट मीन्स ये आपका एपी में नहीं है। देखो यहाँ पे 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, दैट मीन्स इसका जो है कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये आपके एपी में नहीं है। तो आपको नेगेटिव पूछा गया है तो आप नेगेटिव आंसर में ये दे सकते हैं। अब देखिए इसका आपको 28वें पद निकालना है, द वैल्यू ऑफ 28th टर्म, यानी A28 आपको निकालना है, A28 निकालना है। A28 निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ लिख लीजिए। A बराबर 1 दिया गया है, D निकाल लीजिए, 4 - 1 करेंगे 3 हो जाएगा D। अब A28 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + 27D होता है। तो A का वैल्यू 1 है इंटू 27, 27D, 27 इंटू D का वैल्यू 3 है, 3 कर लीजिए। 1 + 3 7 21, 3 2 6 1 7, यानी 71 + 1 72 आंसर हो जाएगी। 72 आंसर नहीं है, 3 7 21, 3 2 6, 3 2 6 और 1 2 8 हो जाएगा, 3 2 6 2 8 हो जाएगा, यानी 82 हो जाएगा। 82 कहाँ पे ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 16:81 दिया गया है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा। इस समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। प्रत्येक इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया एक समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं इसका समान होगा। तो एक विकर्ण है, मान के चलिए 12 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण है ये 16 सेंटीमीटर का, और एक विकर्ण है ये 12 सेंटीमीटर का। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए ये हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल विकर्ण जो होता है समुद्विभाजित करता है, दैट मीन्स ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगा, और ये भी 6 होगा। और उसका विकर्ण जो है 90 डिग्री पे काटती है। 90 डिग्री पे जब काटती है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा अदर टू साइड का स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर विकर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, विकर्ण का स्क्वायर यानी 64 + 36 हो जाएगा, यानी दोनों जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएगा तो विकर्ण जब निकालेंगे तो इसका रूट लग जाएगा, तो इसका रूट 10 होता है, 10 में सबका 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, वो ओरिजिन कहते हैं। अभी भी बनाए, जैसे कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है
कि एक्स अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P के निर्देशक एक्स अक्ष पर 8 इकाई, एक्स अक्ष पर 8 इकाई है, यहाँ पर मान के चलिए 8 इकाई हो गया, और एक्स अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर बिंदु P है। तो बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर 8 इकाई है ना, और वाई अक्ष पर क्या बोला गया है, वाई एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड द पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस, और P जो है आपका एक्स एक्सिस में ही है। तो ये हो जाएगा आपका, यही पॉइंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 और 0 हो जाएगा, इसे हम लोग P नाम दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 8 0 कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अब cos A बराबर 3/5 है, तो यहाँ पे देखो cos A बराबर 3/5 है, तो cos का उल्टा होता है sec A, sec A करेंगे यानी 5/3 हो जाएगा, 5/3 यानी C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। sec A प्लस tan A बराबर 1 माइनस साइन A है, sec A प्लस tan A बराबर 1 माइनस साइन है, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना होगा। ये 1/cos A प्लस साइन A बाई cos A होता है, ये इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और ये 1 माइनस साइन A इसको रहने देते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। देखो cos A है, तो cos से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और ऊपर में 1 माइनस साइन ए है ऑलरेडी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कॉस ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो कॉस ए एगो कॉस ए कैंसिल, बचा हुआ रहेगा आपका कॉस ए, कॉस ए बचा हुआ रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए। अब बोला गया है कि इफ कॉट ए इक्वल टू 1, कॉट ए बराबर 1 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर दिया गया है 1, तो हम लोग जानते हैं कॉट ए बराबर होता है कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ए बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। मान के चलिए एगो खंभा है, एगो हो गया खंभा, और ये हो गया आपका उसकी छाया, ये हो गया खंभा और ये हो गया उसकी छाया, जमीन पर छाया है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान के चलिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों एक्स है, तो इसका उन्नयन क्या हो, कोण क्या हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को ले लेंगे। मान के चलिए अगर ए बी छाया है और बी सी जो है, सॉरी ए बी खंभे की ऊंचाई है और बी सी जो है अगर छाया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं। और ये उन्नयन कोण दैट मीन्स ये टेन थीटा, मान के चलिए ये हो गया थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी हो गया। तो टेन थीटा अगर ए बी बटा बी सी, तो ए बी का भी वैल्यू एक्स है और बी सी का भी वैल्यू अगर एक्स है, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपका आंसर जो हो जाएगा थीटा का वैल्यू आपको 45 डिग्री हो जाएगा, यानी जो उन्नयन कोण का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। उन्नयन कोण मैं बता देता हूँ, ये कोण जो है आपका उन्नयन कोण है, जो कि छाया से और खंभे की जो है टॉप पर जो बन रहा है वो हो जाएगा आपका उन्नयन कोण। तो आपका उन्नयन कोण का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, 360 डिग्री के बराबर होता है। दसवीं संख्या ये की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरा भुजा के माप लिए
तीसरा भुजा के माप लिए क्या संभव हो सकता है? इन एनी ट्रायंगल ए बी सी टू साइड्स ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल टू मेजरमेंट फॉर थर्ड साइड? थर्ड साइड का मेजरमेंट कैसा हो सकता है? थर्ड साइड का मेजरमेंट कैसा हो सकता है? थर्ड साइड का मेजरमेंट जो है आपका, हम लोग जानते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से, यानी दो साइड को सम करेंगे 7 + 4 इज़ ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, यानी आपका ए नंबर भी हो सकता है, बी नंबर भी। 7 + 4 यानी 11 हो सकता है, यानी 11 से छोटा ही साइड हो सकता है। जो तीसरा जो साइड होगा 11 से छोटा हो सकता है, 11 से छोटा यानी 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है। एक्चुअली ये नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ए एवं बी दोनों हो सकता है। आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को सम जो है, दो भुजाओं का जोड़ जो है हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, यानी दो भुजाओं का सम कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो जो तीसरी भुजा जो होगा यानी 11 से छोटा ही होगा। तो 11 से छोटा दो साइड दिया गया है यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दोनों हो जाएगा आंसर। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? सम संख्या आने की प्रायिकता है, आपको बता दूं कि एक डाइस जो होता है, डाइस में 6 गो आपका प्रोबेबिलिटी आने की संभावना रहता है, 6 गो चांस रहता है। उसमें 3 गो सम संख्या होता है और 3 गो विषम संख्या होता है। तो 3 गो सम संख्या और टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता जो आने की चांस है वो 6 होता है। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 चांस रहता है। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है? निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता 1 होती है, हमेशा याद रखेंगे। एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 3 को गुणक जो होता है, एगो 3 होता है और एगो 6 होता है। तो 3 और 6 यानी 2 गो है, और टोटल कितना हो जाता है? टोटल प्रायिकता कितना है? 6 है, तो 2/6 यानी हम लोग कर सकते हैं 1/3 चांस हो सकता है। 25 नंबर है, इसको समांतर श्रेणी में रखा जाए तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो 3x माइनस करेंगे x + 3, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको 4x + 2 करेंगे -3x। तो यहाँ पे देखो 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा x + 2, और यहाँ पे 3x में x जाएगा तो 2x -3 हो जाएगा। तो 2x और ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और इधर 2 बचा हुआ है और 3 इधर जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे +3, x + 2 + 3 5, यानी x + 5 हो सकता है। यानी आपका बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन पे 5 दिया गया है, x का वैल्यू जो है आपका 5 हो सकता है। अब देखिए दिया गया है कि इसका माध्य दिया गया है 10 दिया गया है। ये जो डेटा दिया गया है, इफ़ द मीन ऑफ 5, 6, 8, 9 एंड x एंड 13 इज 10 दिया गया है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x? तो सभी को सम कीजिए, माध्य बराबर हो जाते हैं एवरेज वैल्यू ही होता है ना। तो माध्य हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, देखिए इसको निकालेंगे यदि हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13। कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। माध्य दिया गया है 10, तो 10 से कर देंगे। सबको जोड़ेंगे 5 6 11 और 8 हो जाएगा आपका 19 और 19 और 9 हो जाएगा 28, और 28 और 13 हो जाएगा, 28 और 13 हो जाएगा आपका, देखिए 38 और 3 41 हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा। इधर 6 को उधर ले जाएंगे तो 10 × 6 यानी 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 60 - 41 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब देखो यहाँ पर बहुलक मतलब जो है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? देखो 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार, 4 बार, 5, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा इसका 2। अब माध्यिका इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है हम लोग देखेंगे। 28 में बोला गया है कि द मीडियन ऑफ 8, 7, 12, 15, 10, 9 एंड 11 विल बी। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए इस क्रम में आप लोग क्लास 9 में निकाले हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको आरोही क्रम में, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे छोटा नंबर से बड़ा नंबर तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
और 15 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 12 7 8 9 11 भी है, 10 के बाद 11 भी है, 10 के बाद 11 12 15 यानी n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 7 है। तो आपको ये क्या है, आपका ऑड नंबर पे है। जब ऑड नंबर रहे तब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन होता है n+1/2th टर्म होता है। n+1 यानी 7+1/2, 7+1 यानी 8/2 यानी 4th टर्म हो जाएगा। 4th टर्म में क्या है, 1 2 3 4, 4th टर्म में आपका 10 है। तो आपका आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन 10 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है कि यदि दो वृत्तों, यदि नंबर 30 के आगे बोला गया है कि दो गोले का आयतन का अनुपात यानी 64:27 है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का जो गोला है, दोनों गोले का अनुपात दिया गया है, आयतन का अनुपात दिया गया है। तो मान लेते हैं कि दोनों का रेडियस जो है, एक r1 है और एक r2 है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यू हो जाएगा बटा 4/3 पाई r2 क्यू हो जाएगा, इक्वल टू दिया गया है 64/27। तो ये टर्म तो आपको काट जाएगा, बचेगा क्या, r1 का क्यूब बटा r2 का क्यूब यानी 64/27। यानी जब इसका निकालेंगे r1 बटा r2 निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू हो गया 4/3 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, 4πr1 का क्यूब बटा 4πr2 का, सॉरी 4πr1 स्क्वायर बटा 4πr2 स्क्वायर। तो 4π कैंसिल, r1 हो जाएगा 16 और r2 हो जाएगा 3 का 9, तो 16/9 ही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, थैंक यू।